नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं अपठित गद्यांश, जिन्हें आप पिछली कक्षाओं से काफ़ी लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। कक्षा 3rd से ही ये अपठित गद्यांश और काव्यांश प्रारंभ हो जाते हैं, किंतु फिर भी आप लोगों के नंबर अक्सर इसमें कटते हैं और इसका क्या कारण रहता है। तो आज की कक्षा में हम देखेंगे कि अपठित गद्यांश में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए ही अपठित गद्यांश परीक्षा में आता है और कक्षा 10 के लिए और 9 के लिए दोनों के लिए ही ये जो होता है एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के लिए आता है। काव्यांश जो है इस साल से नहीं आ रहा है, केवल अपठित गद्यांश ही आएगा जो हमारा 10 नंबर का होगा। तो इस 10 नंबर को लेने के लिए हमें गद्यांश को लाइटली नहीं लेना है, बहुत ध्यान से करना है ताकि हमारे 10 की 10 नंबर हमें मिल सकें। तो वो क्या चीज़ें हैं देखते हैं। अपठित गद्यांश, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, अपठित यानी जो पढ़ा हुआ ना हो और अचानक से आपके सामने आए और आपको उसमें से पढ़कर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हों। तो देखते हैं अपठित गद्यांश। अपठित का शाब्दिक अर्थ है ए प्लस पठित, अर्थात जो पहले पढ़ा ना गया हो। कोई नया टॉपिक, नया अनुच्छेद या नया पैराग्राफ आपके सामने अचानक से आया हो, जो पहले पढ़ा ना गया हो, साथ ही जो आपके पाठ्यक्रम में भी ना हो। ऐसा टॉपिक, ऐसा अनुच्छेद, ऐसा पैराग्राफ ही अपठित गद्यांश कहलाता है, जो पहले पढ़ा ना गया हो, साथ ही वो आपके पाठ्यक्रम में भी ना हो। अपठित गद्यांश के द्वारा पाठक की व्यक्तिगत योग्यता तथा अभिव्यक्ति क्षमता का पता चलता है, यानी जो पढ़ने वाला है और जो उसके उत्तर करने वाला है, उस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का पता चलता है कि वो इससे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से तुरंत में दे सकता है। अपठित का कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता, यानी अपठित गद्यांश का कोई विषय क्षेत्र नहीं होता कि आपको पर्टिकुलर भाई हिंदी का है तो हिंदी साहित्य से ही दें या कोई कहानी दें या कोई गद्य ही दें, नहीं, इसका कोई फिक्स या निश्चित क्षेत्र नहीं होता। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, कला, विज्ञान, वाणिज्य, यहाँ तक कि किसी भी ऐसा क्षेत्र जिस या फिर साहित्य, ऐसा अर्थशास्त्र या किसी भी ऐसा क्षेत्र में आपको एक पैराग्राफ इसमें से दिया जा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदी का है तो हिंदी साहित्य या कहानी ही आए। इसमें बहुत सारे विषयों से संबंधित पैराग्राफ या अनुच्छेद आपको पढ़ने के लिए दिया जा सकता है। तो अर्थात जो अपठित गद्यांश है उसका कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता। ये किसी भी विशेष क्षेत्र पर आधारित हो सकता है, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो, साहित्य हो या अर्थशास्त्र हो, किसी भी विषय पर अपठित गद्यांश परीक्षा में आ सकता है। तो इसका कोई विशेष क्षेत्र निश्चित नहीं होता, आपको इसको पढ़कर उत्तर देना होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें ऐसी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा अपठित गद्यांश बिल्कुल सही हो। तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें हमने छांट के यहाँ लिखे हैं और जिनके आधार पर आपको अपठित गद्यांश में ये बातें ध्यान रखनी चाहिए और अपठित गद्यांश आपका सही हो। तो देखते हैं वो कौन से बिंदु हैं। सबसे पहली बात इन्होंने कही है कि पूरे गद्यांश को 2-3 बार पढ़ें व उसका आशय समझें। सबसे पहले जैसे ही हमारे पास गद्यांश पढ़ने के लिए हम स्टार्ट करते हैं, हमें इस गद्यांश को 2 या 3 बार पूरे ध्यान से पढ़ना है और इसके भावार्थ को समझना है कि लेखक ने इस गद्यांश के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया है, लेखक का क्या आशय है। हमें यहाँ पर अपना आशय नहीं ढूंढना है, हमें केवल ये देखना है कि लेखक इस गद्यांश के माध्यम से हमें क्या कहना चाहता है। वहीं दूसरा है कि ध्यान से पढ़ते समय जिन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं उन्हें रेखांकित करें। अपठित गद्यांश को पढ़ने से पहले हमें उनके प्रश्नों को भी पढ़ लेना चाहिए और प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए एक बार हम सिंपल गद्यांश को पढ़ लें इजीली, फटाफट से, स्पीड से, उसके बाद हम उसके प्रश्नों को पढ़ लें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद जब दोबारा और तिबारा हम गद्यांश को पढ़ें तो हम एक काम करें कि जिन प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता जाए वहाँ हम पेन या पेंसिल से रेखांकित करते जाएं या अंडरलाइन करते जाएं, ताकि जब हमें उत्तर लिखना हो तब हमें आंसर लिखने में आसानी हो। तो अपठित गद्यांश को 2 या 3 बार आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएं, वैसे ही आप वहाँ पर रेखांकित करते चले जाएं।
वहीं अगला बिंदु है प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर हल करें। प्रश्नों के उत्तर कभी भी आपको अपने आधार पे नहीं देने हैं। अगर आपको प्रश्न का उत्तर आता भी है या आपने उसके बारे में पहले से आपको कोई नॉलेज है, चाहे साइंस का हो, कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आपको नॉलेज है, लेकिन फिर भी आपको उसका उत्तर अपने बिहाफ पर नहीं देना है। आपको उत्तर वैसे ही देना है जैसा कि गद्यांश में लिखा गया है। तो आपका उत्तर गद्यांश के आधार पर ही हल होना चाहिए। वहीं हम अगले बिंदु की बात करें, अपने ज्ञान व अपनी दृष्टि के आधार पर उत्तर ना दें। आपने गद्यांश पढ़ा और आपको उसमें लिखना है कि आप इसमें लेखक का दृष्टिकोण लिखें या आपकी दृष्टि में, तो वहाँ पर आपको लेखक के व्यू से सोचना है, यानी लेखक के दृष्टिकोण से सोचना है, अपने दृष्टिकोण से नहीं सोचना है कि लेखक किस माध्यम से या किस दृष्टिकोण को लेकर लेखक ने ये गद्यांश लिखा है। तो यहाँ पर आपको अपने व्यू नहीं लिखने होते हैं, हमेशा लेखक के व्यू लिखने होते हैं, अर्थात लेखक का दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर देना है। उत्तर सरल व संक्षिप्त भाषा में हो। हमेशा कोशिश ये करें कि जो हम उत्तर लिखते हैं वो सरल और सिंपल भाषा में हो ताकि और संक्षिप्त भी हो, यानी सरल और संक्षिप्त भाषा में हो, यानी कम से कम शब्दों में लिखे जाएं, ज़्यादा बड़ा करके ना लिखा जाए, उक्त पंक्ति गद्यांश में से छांट के लिखी जाए, भाषा सरल हो, ज़बरदस्ती आंसर को उत्तर को बड़ा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो चीज़ पूछी है वो एक पंक्ति में ही भी आ सकती है, क्योंकि गद्यांश में उस पंक्ति का उल्लेख अवश्य रूप से या आवश्यक रूप से होता है। अगला है शीर्षक का चुनाव संपूर्ण गद्यांश के अनुसार हो। इस प्रश्न का उत्तर अक्सर हमारे बच्चे जो है वो गलत करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है, शीर्षक का मतलब है कि उस गद्यांश का क्या नाम दोगे आप, टॉपिक दोगे। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, 2-2 3-3 लाइन के शीर्षक लिख देते हैं। अरे भाई, चैप्टर का नाम या शीर्षक या टॉपिक कोई 2-2 3-3 लाइन का थोड़ी होता है। तो आपको पहले पूरा गद्यांश पढ़ना है और उसमें से उसका उचित शीर्षक यानी उचित टॉपिक छांटना है। तो जो शीर्षक का चुनाव है वो संपूर्ण गद्यांश के अनुसार हो, यानी संपूर्ण गद्यांश को पढ़ने के बाद आप एक कंक्लूजन निकालें कि ये पर्टिकुलर टॉपिक क्या कहना चाहता है, ये इसका नाम हम क्या रख सकते हैं। तो शीर्षक का चुनाव आपको संपूर्ण गद्यांश को पढ़कर एक शब्द या एक लाइन उस हिसाब से या एक वाक्य इस हिसाब से आपको एक संपूर्ण गद्यांश को पढ़ते हुए एक शीर्षक आपको छांटना है। फिर है शीर्षक देते समय संक्षिप्तता का ध्यान रखें। बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप जो उत्तर लिखते हैं वो 2-2 3-3 लाइन में लिख देते हैं। शीर्षक केवल टॉपिक है, इसलिए आपको बिल्कुल संक्षिप्त लिखना है, यानी जिस तरह से चैप्टर के नाम होते हैं। तो कम से कम शब्दों में अपनी बात कहें और उत्तर देते समय कम से कम शब्दों में अपनी बात कहें। यहाँ बच्चों हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात हम ये देखें कि गद्यांश में जो प्रश्न पूछा गया है वो कितने मार्क्स का है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग यानी नंबरों के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। स्पेशली बोर्ड एग्जाम में हमें हमेशा नंबरों के अनुसार काम करना चाहिए। यदि कोई प्रश्न 5 नंबर का है, यहाँ पर मैं गद्यांश की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे भी अगर कोई प्रश्न 5 नंबर का है तो उसको उन्हीं के अनुसार लिखा जाएगा। तो गद्यांश में ज़्यादातर हमारे जो उत्तर हैं वो हमें लिखने होते हैं 2 नंबर या 1 नंबर के लिए। 3 नंबर के लिए हमारे पास नहीं आता है, ज़्यादातर 2 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं या फिर कोई से प्रश्न 1-1 नंबर के हो सकते हैं। शीर्षक वाला प्रश्न ज़्यादातर 1 ही नंबर का आता है, क्योंकि शीर्षक आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखना होता है। तो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास जो आखिरी बिंदु है कि कम से कम शब्दों में अपनी बात कहें, यानी उत्तर आपको कम से कम शब्दों में लिखना है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मार्क्स का अगर हमारा प्रश्न है तो 1 लाइन में लिख दें, या कोई शीर्षक है तो एक पर्टिकुलर टॉपिक ही आएगा। हाँ, 2 नंबर वाले प्रश्न के लिए हम 2 या 3 लाइनों में उत्तर लिख सकते हैं, किंतु उत्तर हमारे गद्यांश से ही होना चाहिए। तो बच्चों आपको आशा है ये अपठित गद्यांश समझ में आया होगा। अपठित गद्यांश को एक बार हम दोबारा पुनः संक्षिप्त में दोहरा लेते हैं। अपठित यानी जो पढ़ा हुआ ना हो और अचानक से आपके सामने आए, जिससे पढ़कर आपको उत्तर देने हों, और इससे व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, यानी बौद्धिक अभिव्यक्ति का विकास होता है कि व्यक्ति अचानक से आए अनुच्छेद या पैराग्राफ को पढ़कर समझकर कैसे उत्तर देता है। इसमें हमें ध्यान रखने योग्य बातें आपने देखी हैं। मोस्टली आप लोगों को आता भी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें करते हो आप जिनकी वजह से आपके नंबर पूरे में से पूरे नहीं आते हैं। सबसे पहले गद्यांश जो आप पढ़ेंगे उसे 2 या 3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो उत्तर है
प्रश्नों के उत्तर हैं, जब आपको पढ़ते हुए मिले तो अंडरलाइन करना है। उसके अलावा इन प्रश्नों के उत्तर आपको रेखांकित करने हैं और जो गद्यांश के आपने पढ़ा है उसी के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आपको इसमें अपना दृष्टिकोण नहीं लिखना है, इसमें आपको लेखक का दृष्टिकोण लिखना है। साथ ही जो शीर्षक वाला प्रश्न है उसको संक्षिप्त रूप में लिखना है। भाषा आपकी सरल और संक्षिप्त हो। प्रश्नों के उत्तर आपको कम से कम शब्दों में देने हैं। आप अनैतिक या अनर्थक रूप से प्रश्नों के उत्तरों को बढ़ाएं नहीं या बड़ा ना लिखें। जो चीज़ पूछी गई है उत्तर में आपको केवल वही चीज़ लिखनी है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा अपठित गद्यांश, और अपठित गद्यांश आपके अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों में ही आते हैं। इसलिए अपठित गद्यांश में हमें पूरे में से पूरे नंबर लाने का प्रयास करना चाहिए। तो अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा। तो आशा है आपको ये जो आज का टॉपिक है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।